नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। मैं देवदत्त आज लेके आया हूँ कंप्यूटर CHO की PYQ नंबर क्लास 3। मतलब जितने भी हमने 2 क्लासों में क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे अलग और उनसे कुछ हटके और थोड़े अपर लेवल के। मैंने जो 2 क्लासें ली थी वो तो लो लेवल की क्लासें थी जिसमें आपका बेस क्लियर हो जाए और समझते चले कि क्वेश्चन कैसे। एक बार ये बात ध्यान देना, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी अधीनस्थ बोर्ड और RPSC ने जो भी पुराने एग्जाम कराए उनके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रखे हैं वही करवा रहा हूँ वापस। तो आपको उनको से अच्छे से ध्यान देना। और द्रोणाचार्य दीक्षा आपके साथ जुड़ा है। अभी CHO के एग्जाम 6 तारीख को है, उसी से पहले आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी PYQ की मैराथन क्लास आने वाली है। तो सभी टेंशन नहीं ले, बिल्कुल फ्री माइंड से अच्छे से तैयारी करें और इस कंप्यूटर की क्लास को अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की CHO क्लास नंबर 3। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर संस्थान कहाँ लगाया गया। मतलब भारत में जो पहला कंप्यूटर था वो किस संस्थान में लगाया गया। क्या सर भारत के अंदर फर्स्ट कंप्यूटर कब लगाया गया, कहाँ लगाया था? वो लगाया था कलकत्ता में। कहाँ लगाया था मेरे मित्रों? कलकत्ता में। और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? उस कंप्यूटर का नाम था हैक2M। क्या नाम था? हैक2M। और कब लगाया गया था? 1956 के अंदर। मतलब 1956 के अंदर कलकत्ता के अंदर हैक2M कंप्यूटर नामक लगाया गया था और वो भारत का क्या था? प्रथम कंप्यूटर था मेरे मित्रों। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एनवे कंप्यूटर कब विकसित हुआ था? एनवे कंप्यूटर कब विकसित किया गया था? एनवे कंप्यूटर विकसित किया गया था 1946 के अंदर। कब विकसित किया गया? 1946 के अंदर। एनवे का फुल फॉर्म क्या होता है देखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन कंप्यूटर। ये आपका था फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था मेरे मित्रों। फिर क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ 1971 के अंदर। कब हुआ मेरे मित्रों? 1971 के अंदर। नेपियर बोन किसके द्वारा विकसित किया? जो नेपियर बोन आपके कंप्यूटर हैं उनके नाम है जॉन नेपियर साहब। क्या नाम है? जॉन नेपियर। इन्होंने क्या बनाया था? नेपियर बोन्स कंप्यूटर बनाया था। और ये कंप्यूटर था हड्डियों और लकड़ी का बना हुआ कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर था? हड्डियों और लकड़ी का बना होने के कारण इसे नेपियर बोन्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेपियर बोन्स कहा जाता था। और किसने बनाया है? जॉन नेपियर साहब ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो कौन था? वो था आपके ABC कंप्यूटर। कौन सा था मेरे मित्रों? ABC कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग? देखो कंप्यूटर है उसकी 5 जनरेशन है। कितनी जनरेशन है मेरे मित्रों? 5। फर्स्ट जनरेशन में आ गई है वैक्यूम ट्यूब। कौन सी आ गई है? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में आ गई आपके ट्रांजिस्टर। क्या आ गई? ट्रांजिस्टर। थर्ड में आ गए आपके IC। फोर्थ में आ गए आपके माइक्रो प्रोसेसर जिसे VLSI कहा जाता है। फिर फिफ्थ में आ गए आपके माइक्रो प्रोसेसर प्लस ULSI। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक आई थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आई थी ट्रांजिस्टर आई थी मेरे मित्रों। क्या आई थी? ट्रांजिस्टर आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो था मेरे मित्रों इंटेल 4004। इंटेल 4004 जो प्रथम विश्व का क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। और कौन सी जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर? ये आया था अपने फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। कंप्यूटर का आविष्कार किस उद्देश्य से किया गया? अब सर कंप्यूटर का आविष्कार किस उद्देश्य से किया गया? सर मनोरंजन भी करेंगे, कॉमेडी के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए, डाटा प्रोसेसिंग भी करेंगे और गणना भी करेंगे और इंटरनेट। लेकिन इसमें से सबसे सटीक आंसर होगा मेरे मित्रों गणना के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? गणना से। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। क्या होता है? संगणक। संगणक मतलब समान गणनाएं करने वाला, समान गणनाएं करने वाला। और जब फर्स्ट पहली बार अबेकस बनाया गया था उसका मुख्य यही उद्देश्य था कि इससे क्या करनी है? हमें गणनाएं करनी है। तो कंप्यूटर का उद्देश्य किसके लिए किया गया था? गणना करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? तब मतलब जो फर्स्ट आपके प्रोग्राम था कंप्यूटर का वो किसने बनाया था? वो बनाया था कंप्यूटर की माताजी ने। सर कंप्यूटर की पिताजी हमें पता है चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर की माताजी कौन है? कंप्यूटर की माताजी है लेडा एवलेस। इनको कंप्यूटर की क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। और इन्होंने पहला क्या बनाया था? कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, IC इंटीग्रेटेड का आविष्कार किसने किया था? IC चिप का आविष्कार किसने किया था? IC चिप का आविष्कार किया था JK किल्ब ने। किसने किया था? JK किल्ब ने। फिर माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया गया था? अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4400 कौन सा था? इंटेल। तो यहां पर भी क्या आएगा?
इंटेल आएगा। सरल सा और सीधा सा उत्तर हो गया। फिर हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। हार्डवेयर यूज देख भी सकता है, यूज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, छू सकता है। वह भाग जिसे देखा जाए और छुआ जा सकता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है मेरे मित्रों, क्या होता है, हार्डवेयर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। अब इसमें सीपीयू तो एक भाग है कंप्यूटर का, रैम भाग है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर के उदाहरण में क्या है, एमएस वर्ड है मेरे मित्रों, क्या है, एमएस वर्ड, क्योंकि ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट नहीं, आउटपुट भी नहीं, प्रोसेसिंग भी नहीं, और ये हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है मेरे मित्रों। कौन सा है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है, डाटा का संग्रहण होता है, क्या होता है, स्टोरेज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, हार्ड डिस्क भी नहीं करेगा, नहीं मॉनिटर करेगा, नहीं रैम करेगा, वो करेगा हमारा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ते हैं, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग आता है, सॉफ्टवेयर का, और जिसमें दिखाई जाती है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, जो भी चीजें चलती रहती है, जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम यूज करते हैं, वो सभी दोनों चीजें एक साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज अवर सिस्टम्स। मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों भाग अहम भाग है, किसके हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम के। तो ये जो उसका उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16, BIOS का मतलब क्या है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये स्टोरेज होता है आपके किसके अंदर स्टोर होता है, रैम के अंदर स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। फिर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडो एडोबी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो विंडोज है वो आपके कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मित्रों, कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में जीपीयू का नाम, जीपीयू का क्या कार्य होता है, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का क्या काम करेगा, क्योंकि डेटा का संग्रहण तो करेगा, हार्ड डिस्क नेटवर्किंग का, नेटवर्क के लिए, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर, और जीपीयू काम करेगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का। क्वेश्चन नंबर 18, क्लाउड स्टोरेज किसके अंतर्गत आता है, क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन जो स्टोरेज होता है वो होता है नेटवर्क के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है मेरे में, तो नेटवर्क। क्लाउड स्टोरेज में आपके ड्राइव आ गया, आपके गूगल क्लाउड में आ गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आ गया, जो आपके ऑनलाइन स्टोरेज होता है वो आएगा इंटरनेट स्टोरेज के अंदर। जैसे हम ड्राइव और फोटोज के अंदर हमारे जो डाटा है वो सेव करते हैं, वो किसके हैं, इंटरनेट स्टोरेज के भाग है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में बिट का क्या मतलब होता है, बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा। मेमोरी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें सबसे पहले पूछा जाता है बिट क्या होता है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट होता है मेरे मित्रों, क्या होता है, बाइनरी डिजिट। एक होता है आपके केबी, एक होता है एमबी, और एक होता है जीबी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, क्या होता है, किलोबाइट। जीबी का मतलब होता है मेगाबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसके अलावा मेमोरी की कई सारी इकाइयां जो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दी, उनको आप आराम से देख लेना। फिर यूएसबी पोर्ट का काम प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यूएसबी पोर्ट का काम क्या है, यूएसबी पोर्ट ना पावर सप्लाई करता है, ना स्क्रीन डिस्प्ले करता है, ना इंटरनेट कनेक्शन, वो करता है डाटा ट्रांसफर और डिवाइस को कनेक्ट करता है। जो भी अगर आपको यूएसबी केबल के थ्रू अगर आपके मोबाइल का डाटा पीसी के साथ ट्रांसफर करना है तो भी यूएसबी केबल काम आएगी, और कोई भी डिवाइस ऐड करनी है, जैसे कि मैंने मेरा प्रिंटर लेके आया, उस प्रिंटर को मैं अपने सिस्टम के साथ ऐड करना चाहता हूं, तो मैं कौन सी केबल यूज करूंगा, यूएसबी केबल यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, सॉफ्टवेयर लाइसेंस किसमें संबंधित है। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का क्या काम होता है, उसका काम होता है सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का अधिकार। अब जितने भी हमारे, जैसे कि हमारी टेक्निकल टीम हमारी वीडियो बहुत अच्छे से एडिट करती है, हमारी वीडियो हमारे थंबनेल एडिट करती है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में एडिट करती है, जो सॉफ्टवेयर को यूज करती है, उनका पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, हमें उनको परचेज करना पड़ता है, ताकि हम उन सॉफ्टवेयर को आराम से फ्री माइंड से चला सके। तो सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का अधिकार मिलता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ये कोई भी डेमो वर्जन नहीं है, इसका फुल वर्जन परचेज करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 23, GUI का पूरा नाम क्या है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस होता है। फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए मैंने क्या कहा था, कौन जिम्मेदार है,
ऑपरेटिंग सिस्टम उनको जोड़ेगा, नेटवर्क भी नहीं है, ना इंटरनेट है, जिम्मेदारी कौन लेगा इनकी? यूजर लेगा। कौन लेगा मेरे मित्रों? यूजर लेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, चाहे सॉफ्टवेयर में होती है चाहे हार्डवेयर में होती है, उसका जिम्मेदार होगा यूजर होगा मेरे मित्रों। कौन होगा? यूजर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक माना जाता है? अब इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे आवश्यक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी है? अब वो है आपके ना MS वर्ड। सर हमें जब काम होगा तो हम यूज करेंगे। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और ये भी अपने एप्लीकेशन सिस्टम हो गया। ये आएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम काम होता है, बहुत ही जरूरी जब आप क्या ऑन करते हो? सॉफ्टवेयर ऑन करते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 26, HTTP किसका संक्षिप्त रूप है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इस HTTP में से अगर आपको P के बारे में पूछ ले प्रोटोकॉल, HT के बारे में पूछ ले हाइपरटेक्स्ट, ये हो गए आपके ट्रांसफर। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट वेब में ये यूज होता है। फिर ड्राइवर सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? अब आपने कई बार सुना होगा जब आप नया प्रिंटर लाते हो या किसी भी प्रकार का कोई नया डिवाइस लाते हो और वो आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हो, तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोलता है कि सर इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ड्राइवर। अब ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी चलाना। क्या होता है? गाड़ी चलाना। वैसे वैसे इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम ये रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करना। मतलब जो भी हार्डवेयर होगा और जो भी सॉफ्टवेयर होगा उन दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा और दोनों के बीच में संबंधित कार्य बांटेगा, जिसके माध्यम से वो जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी हार्डवेयर है, जैसे कि आपका प्रिंटर का कोई भी ड्राइवर है तो आराम से क्या कर पाए? प्रिंटर वर्किंग कर पाए। तो सॉफ्टवेयर ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये काम आता है हमारे। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कीबोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? कीबोर्ड मेन काम क्या करता है? कीबोर्ड करता है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब डाटा अंदर डालता है। डाटा अंदर डालता है मतलब डाटा इनपुट करने का क्या काम होता है? कीबोर्ड का ये काम होता है। डाटा स्टोरेज कौन करेगा? हमारा डाटा स्टोरेज करेगा हमारा हार्ड डिस्क। डाटा प्रोसेसिंग कौन करेगा? डाटा प्रोसेसिंग करेगा हमारा CPU। और आउटपुट कौन दिखाएगा? हमारा मॉनिटर दिखाएगा मेरे मित्रों। कौन दिखाएगा? हमारा मॉनिटर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, कैप्स लॉक कुंजी का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैप्स लॉक? कैप्स लॉक क्या काम होता है? कैप्स लॉक काम होता है जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको बड़े अक्षरों में बदलना। हमारे कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट टाइपिंग होती है स्मॉल लेटर में। किसमें होती है? स्मॉल लेटर में। लेकिन जो कैप्स लॉक होता है जब ये ऑन करेंगे तो सारे हो जाएंगे कैपिटल लेटर में। किसमें हो जाएंगे मेरे मित्रों? कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अब ध्यान देना, एक होता है, देखो आप कोई भी कीबोर्ड लेते हो उस कीबोर्ड पर 3 लाइट होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कितनी लाइट होती है? 3। ये जो फर्स्ट लाइट होती है ये होती है कैप्स लॉक की। किसकी होती है? कैप्स लॉक की। मतलब जब ये लाइट सेकंड लाइट होती है कैप्स लॉक की, जब आप ये लाइट ऑन देखते हो मतलब आपका क्या है? कैप्स लॉक क्या है? ऑन है। और जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो सारे जो अल्फाबेट होंगे किसमें होंगे? कैपिटल में होंगे। किसमें होंगे? कैपिटल में। और जो फर्स्ट लाइट होती है ये होती है नम लॉक की। किसकी होती है? नम लॉक की। जब ये ऑन होगी तो आप 0 से 9 वाले जो भी नंबर है इसके नीचे वो आप टाइप कर सकते हो। जब ये ऑफ होगी तो मतलब इसका काम जो भी नंबर है ना वो नेविगेशन का काम करेंगे। इसका काम करेंगे नेविगेशन का। और थर्ड जो लाइट होती है वो होती है स्कॉलर लॉक की। किसकी होती है? स्कॉलर लॉक की। जब माउस नहीं था उससे पहले किसी भी PDF फाइल को या वर्ड की फाइल को स्क्रॉल करना होता था तो हम इसके माध्यम से करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कीबोर्ड पर एस्केप ESC का प्रयोग किसके लिए होता है? ESC एस्केप का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। मतलब किसी भी प्रोग्राम को बंद करना और रोकने के लिए किसका काम किया जाता है? एस्केप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी और आराम से क्वेश्चन है। नम लॉक का क्या कार्य होता है? मैंने जस्ट अभी बताया। नम लॉक की लाइट ऑन होगी तो कीबोर्ड की संख्याओं की जो कुंजी वो क्या हो जाएगी? हम चालू बंद कर सकते हैं। जो भी संख्या हमने लिखी है उनको अगर ऑन करना है, ऑफ करना है, टाइप करना है तो हम इसके माध्यम से टाइप कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नम लॉक के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस कीबोर्ड लेआउट को सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? किस तरह का कीबोर्ड सबसे ज्यादा उपयोग होता है? वो होता है क्वाड्री कीबोर्ड। कौन सा होता है? क्वाड्री कीबोर्ड। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसका आविष्कार 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 के अंदर। कीबोर्ड का सबसे पहला आविष्कार कब हुआ था? 1868 के अंदर। ये रहा आपका सही आंसर।
कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1868 के अंदर। कंप्यूटर की कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का क्या काम होता है? कंप्यूटर की कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का काम होता है स्क्रीनशॉट लेना। जैसे हमारे मोबाइल फोन में 3 उंगली से स्क्रीनशॉट लेते हैं, किससे लेते हैं? 3 उंगली से। वैसे वैसे कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से क्या ले सकते हो मेरे मित्रों? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, कीबोर्ड पर एंड का क्या काम होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ एंड इन द कीबोर्ड? कीबोर्ड पर एंड का क्या काम होगा? कीबोर्ड पर एंड का काम होगा कर्सर को लाइन के एंड में लाना। किस में लाना? एंड में। एंड मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अंत। तो यही काम इसका होगा कि जो भी आपका अक्षर या जो भी आपका कर्सर होगा उसको उस लाइन के सबसे एंड में लेके आना। क्वेश्चन नंबर 36, अल्ट प्लस F4 का क्या मतलब होता है? अल्ट प्लस F4 क्या काम होता है? वर्तमान में खुली विंडो को बंद करना, कंप्यूटर को बंद करना, फाइल सेव करना या नया फोल्डर बनाना। इसका काम होगा वर्तमान में खुली हुई फाइल को बंद करना। अब मेरे मित्रगण कुछ बोलेंगे सर इसका काम तो हम शटडाउन में भी यूज करते हैं, इसका काम रीस्टार्ट में भी करते हैं, तो ये कैसे काम होता है? देखो, जब आप कोई ऐप में वर्किंग कर रहे हो, पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, अगर उसको बंद करना है तो अल्ट प्लस F4 यूज करोगे। क्या यूज करोगे? अल्ट प्लस F4। अगर आपको अल्ट प्लस F4 से शटडाउन करना है तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस F4। फिर उसके माध्यम से आप शटडाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, स्लीप मोड में डाल सकते हो, जो भी काम होगा फिर आप इसके माध्यम से कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये पूछा जाए कि इस सॉफ्टवेयर में काम किया, अगर ये ऑप्शन आए वर्तमान में खुली विंडो को क्या करना? बंद करना। क्वेश्चन नंबर 37, शिफ्ट प्लस डिलीट का काम क्या होता है? अब जहां पर भी आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दिया जाए तो समझ लो परमानेंट। क्या है? परमानेंट। फाइल क्या होगी? डिलीट होगी। क्या होगी? डिलीट। मतलब फाइल को इस तरह रूप से क्या करना? डिलीट करना। और ये जो फाइल डिलीट हुई है वो कहाँ नहीं जाएगी? रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा फोल्डर होता है हम सामान्य रूप से उसको डिलीट बटन प्रेस करके उस फाइल को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। लेकिन वो वहां से डिलीट तो हो जाती है, लेकिन वो वापस कहाँ से हो जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर मुझे फिर 2 बार डिलीट करना पड़ेगा एक ही फाइल को, अगर मुझे एक ही साथ वो फाइल रिसाइकल बिन से भी डिलीट करनी है और मेरे फोल्डर से भी डिलीट करनी है तो मैं यूज करूंगा शिफ्ट प्लस डिलीट का की, जिससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर कीबोर्ड का मूल स्वरूप किससे लिया गया था? मतलब आपका जो कीबोर्ड होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है? किसको देख के आपने कंप्यूटर यूज लिया? पहले के जमाने में आते थे टाइपराइटर। क्या आते थे? टाइपराइटर। उसके आधार पर ही आपका क्या बनाया है? कीबोर्ड बनाया गया। मतलब टाइपराइटर को देखकर हमने क्या बनाया है? कीबोर्ड बनाया है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर का मुख्य काम क्या है? मॉनिटर मतलब क्लास वाला मॉनिटर नहीं, यहां होगा आपका स्क्रीन पर डाटा और ग्राफिक्स दिखाने का काम होगा। मूवी देख रहे हो, अच्छी सी मूवी किस में दिखाई देगी? मॉनिटर में दिखाई देगी। मतलब जो भी डाटा है, जो भी ग्राफिक्स है वो कौन दिखाएगा? हमें मॉनिटर दिखाएगा मेरे मित्रों। कौन दिखाएगा? मॉनिटर दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस मानी जाती है? जो टच स्क्रीन होती है वो किस प्रकार की डिवाइस मानी जाती है? अब देखो, टच स्क्रीन जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हो गया, अब इस पर मैं टच भी कर रहा हूं, मतलब इसको मैं इनपुट भी दे रहा हूं और जो चीज मैं टच कर रहा हूं ये मुझे वापस बता भी रही है। तो मतलब ये इनपुट भी करेगी और क्या करेगी? आउटपुट भी करेगी। मतलब इसके माध्यम से दोनों काम कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में जॉयस्टिक किस श्रेणी का उपकरण है? कंप्यूटर में जो जॉयस्टिक होता है क्या काम होता है? इनपुट होता है या आउटपुट होता है? आउटपुट तो बिल्कुल नहीं होता, स्टोरेज भी बिल्कुल नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं होता, वो तो गेम खेलता है सर। मतलब गेम खेलने के लिए काम होता है। तो क्या गेम खेलने के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे? कमांड। तो क्या करना पड़ेगा? इनपुट। तो वो आएगा जॉयस्टिक, किसमें आएगा? हमारे इनपुट डिवाइस में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्वीपिंग किससे संबंधित है? अब स्वीपिंग क्या होता है सर? ये कंप्यूटर की भाषा में पहली बार चीज सुनी है। स्वीपिंग क्या होती है? स्वीपिंग तो मतलब स्वीपिंग करते हैं वो वाली चीजें नहीं। स्वीपिंग होती है सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में डाटा डालना। ध्यान देना, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया, मेमोरी होती है, उसके 2 भाग होते हैं। कितनी बार बताओ सर? हमें रट लिया हमने तो ये चीजें, आपने कितनी बार रटा दिया है? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है रैम और रोम होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी जो भी आपकी CD, DVD,
HDD, FDD, जो भी सेकेंडरी मेमोरी उसका डाटा आपको कहाँ लाना है, रैम में लाना है। उस जो प्रक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे स्विपिंग। और इसके अलावा एक चीज याद रखना, स्विपिंग के अलावा एक और वर्ड आता है बूटिंग। क्या आता है? बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है अपने वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को कहा जाता है स्टार्ट करना और वार्म को कहा जाता है रीस्टार्ट करना। मेरे मित्रों बिल्कुल सीधी सी, सरल सी और सटीक से क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन सोच ही लो। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी क्लास है PYQ की, उसके बाद एक और क्लास आने वाली है। उस क्लास के बाद आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पूरे एक लाइव मैराथन लूंगा, जिसके अंदर आपका पूरा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर। तो क्वेश्चन छपने वाले, अच्छे से इनको पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, स्थायी डाटा भंडारण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल फॉर परमानेंट स्टोरेज। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर परमानेंट स्टोरेज। रैम तो अस्थायी है सर, नाम से ही काम खत्म कर दिया आपने। रैम तो क्या है? अस्थायी है। कैश तो सर गति के लिए है, तेजी के लिए। CPU तो हमारा सिस्टम है, क्या है हमारा सिस्टम, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला। तो स्टोरेज क्या होगा हमारा? हाई स्टोरेज करने के लिए, कंप्लीट स्टोरेज करने के लिए क्या आएगी? SSD आएगी। क्या आएगी? SSD। क्वेश्चन नंबर 44, आ जाओ जल्दी। क्या हुआ? ये हो गया हमारे क्वेश्चन पूरे। हमारे टीम ने टाइप इतने क्वेश्चन किए थे, तो ये जो आपने क्वेश्चन देखे हैं 43 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन छपने वाले हैं 30, 40 और वापस 40, लगभग 100 क्वेश्चन से ज्यादा हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन और आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। और 150 क्वेश्चन आपके लिए कितने मायने रखते हैं आपको पता है? 45 अंक पर 45 में अगर 3 का भाग दें तो आते हैं 15, मतलब क्वेश्चन कितने होंगे? 15। और मैं कितना लिखा रहा हूं? सिर्फ 150। कितने क्वेश्चन लिखा रहा हूं? सिर्फ 150। रट लेना है एक एक क्वेश्चन को। इन 150 क्वेश्चन में से आप 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलो। देखो पूरा कोई नहीं बता सकता, अगर पूरा बताऊंगा सब बोलेंगे बच्चे की सर ने पेपर लीक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से उससे बता रहा हूँ कि जो 150 क्वेश्चन रट लो, 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन तो एज इट इज़ मिल ही जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें बताई हैं। एक क्लास और होगी आपकी PYQ की, उसके बाद आपके जस्ट एग्जाम से पहले आपका एक लाइव सेशन होगा, जिससे हम आपसे रूबरू होंगे और पूछेंगे आपसे कि चीज़ समझ में आई या नहीं आई। जो भी कुछ बदलाव करने हैं, जो भी चीज़ जोड़नी, आप मुझे आराम से बता सकते हो, हम आपको बताएंगे। और उस एक दिन की क्लास के अंदर जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस है, एक दिन में बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको क्लियर करा के रहूँगा। अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप वो लाइव सेशन में जुड़ोगे और आपने क्लास देख ली, तो आपके लिए वो क्या है? सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। और इसी क्लास में मेरे एक मित्रगण का कमेंट आया है कि सर LSA की क्लास डालो ना, उस पर अच्छे व्यूज आएंगे। डालेंगे, अभी एग्जाम है 13 जून को, उससे पहले आपके LSA के लिए पूरी क्लासेस कंप्यूटर की डाल देंगे। और मेरा ये प्रयास है, जैसे CHO का बैच चल रहा है अभी PYQ का, आज या कल मैं आपको इतिहास और पॉलिटिकल की भी क्या मिल जाएगी, PYQ मिल जाएगी। वैसे वैसे LSA के लिए आपको कंप्यूटर, इतिहास और पॉलिटिकल की आराम से PYQ सीरीज मिल जाएगी। तो अच्छे से द्रोणाचार्य दीक्षित के साथ जुड़े रहना है और हमारा सपोर्ट करना है। धन्यवाद मेरे मित्रों।